जिस दिन आप पौधरोपण करते हो उससे 1 या 2 दिन पहले एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो फ्लडेड राइस बोलते हैं, जहाँ पे पानी भरा जाता है और उसमें ट्रांसप्लांटिंग की जाती है या तो डायरेक्ट प्लांटिंग किया जाता है। उसमें आपको पहला काम करना है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तीसरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खरपतवार का मैनेजमेंट। मैं उसको नियंत्रण नहीं बोलूंगा किसान भाइयों। आपको ऊपर से मतलब यानी कि 1-1.25 फुट का लंबा होता है, तो उसमें से आपको 1/3 पार्ट ऊपर का 1/3 हिस्सा काट देना है। तो वहां पे अंडे होते हैं, उसको आप काट के जमीन में डाल दो। चल रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, वहीं पे डाल के उस पे पैर रख दो। वो जमीन में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा और उसके अंडे भी नष्ट हो जाएंगे। अगर यूरिया डालते हैं तो अचानक हरापन आया तो पूरे गांव के जो कीट है वो आपके खेत में आएंगे। तो आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। तो अभी मैं आपको एक और टिप देने जा रहा हूँ। नमस्ते किसान भाइयों, क्या आपको पता है पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ एकड़ में धान की फसल लगाई जाती है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है धान का वो उत्तर प्रदेश में है, पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी उत्पादन हमें मिलता है वो वेस्ट बंगाल से मिलता है। आप शायद सोच रहे होंगे मैं ये सारी चीजें धान के बारे में अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा धान की फसल। हम आज हमारे एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट सर से जानेंगे धान की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुषार सर, हमें ना अपने यूट्यूब चैनल पे और हमारा जो ऐप है एग्रोस्टार का, उसमें बहुत सारे पैडी के यानी धान के बारे में बहुत सारे सवाल लिखे हैं और खास करके पौधरोपण और फुटान की जो स्टेज है उसके लिए बहुत सारे सवाल थे। तो यही सारे सवाल मैं आज आपके पास लेके आई हूँ और यही सारे सवालों के जवाब आपसे हमें चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ऐसा है कि ज्यादा उत्पादन के लिए, धान के ज्यादा उत्पादन के लिए पौधरोपण से लेके फुटान के स्टेज तक क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? नमस्कार किसान भाइयों। धान की जो बिजाई की प्रक्रिया होती है, पौधरोपण की प्रक्रिया होती है, वो एक आप शून्य दिवस गिनते हो तो आपको ज्यादा उत्पादन के लिए जो पॉइंट है वो मैं पॉइंट का पूरा ब्यौरा देने जा रहा हूँ। अगर जिस दिन आप पौधरोपण करते हो उससे 1 या 2 दिन पहले एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो फ्लडेड राइस बोलते हैं, जहाँ पे पानी भरा जाता है और उसमें ट्रांसप्लांटिंग की जाती है या तो डायरेक्ट प्लांटिंग किया जाता है। उसमें आपको पहला काम करना है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। दूसरा होता है, एक एग्रोनॉमी प्रैक्टिस है पौधरोपण के टाइम पे, वो करनी है। तीसरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खरपतवार का मैनेजमेंट। मैं उसको नियंत्रण नहीं बोलूंगा किसान भाइयों, मैं मैनेजमेंट बोलूंगा, क्योंकि ये इसमें 2-3 प्रक्रिया करनी होती है। तो हम शुरू करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से। ये जो उर्वरक प्रबंधन है वो आपको बिजाई से या तो पौधरोपण से पहले करना है। मैंने 2 अलग-अलग चीजें बोला है क्योंकि 2 प्रोसेस हम साथ में चलाएंगे। राइस की, धान की प्रक्रिया 2 होती है। एक तो डायरेक्ट आप बीज को सीधा जमीन में डालते हो, या तो फेंक के करते हो, या तो आप सीड ड्रिल से या तो मशीन से बिजाई करते हो। दूसरी प्रक्रिया है ट्रांसप्लांटिंग की, मतलब पौध का रोपण करते हो। तो जहाँ पे आप डायरेक्ट बिजाई करते हो वहां पे मशीन से कर रहे हो अगर, तो मशीन में बीज के साथ आप फर्टिलाइजर डाल सकते हो, या तो पहले फर्टिलाइजर डाल के उसमें लाइन बना के बिजाई कर सकते हो, या तो अगर फेंकना है आपको, मतलब कोई किसान भाई फेंक के करता है तो उसको पहले से ही फर्टिलाइजर डाल देना है। और अगर ट्रांसप्लांटिंग मतलब कि आप पौध का रोपण करते हो तो आपको पौध के रोपण से 1 या 2 दिन पहले जब पानी भर के उसमें जब आप ट्रैक्टर चलाते हो तभी आपको फर्टिलाइजर डाल देना है। अभी फर्टिलाइजर क्या डालना है, चाहे आप बीज से बिजाई कर रहे हो या तो पौधा का रोपण कर रहे हो, आपको फर्टिलाइजर एक सरीखा ही डालना है। पहले नंबर आता है डीएपी का। आप डीएपी 1 एकड़ में 50 किलो इस समय पे डाल सकते हो। उसके साथ ही साथ में पोटास तकरीबन 25 किलो डाल सकते हो, ज्यादा डालने की अभी जरूरत नहीं है। तो आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डालना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपको संचार डालना है। ये संचार बेसल में डालने से आपको क्या फायदा होगा कि आपके पौधरोपण के बाद या तो बीज डालते हो, बीज का जो जर्मिनेशन आता है तो पहला ही जो जड़ आता है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा। तो पौधा पहले से ही जमीन में अपनी जड़ें अच्छी तरह से गाड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऑर्गेनिक संचार डालें। चौथा फर्टिलाइजर है जिंक। ये जिंक अभी डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौध के रोपण के बाद लगभग लगभग दूसरे या तीसरे हफ्ते में
जिंक की कमतरता यानी कि डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से टिलरिंग यानी फूटान भी अच्छी नहीं आती और बाली भी अच्छी नहीं आती। तो किसान भाइयों, इस समय पे आपको जिंक डालना अति आवश्यक है। जिंक अलग-अलग स्वरूप में मिलता है। जिंक मोनो भी डाल सकते हो या तो जिंक सल्फेट भी इस समय पे डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में डालने से ज़मीन में पहले से ही ये मौजूद होगी, तो बीज प्रक्रिया या तो फिर आप पौध प्रक्रिया, दो कोई भी प्रक्रिया से बिजाई करते हो, तो पहले से ही वृद्धि विकास बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। आप अगर बीज से यानी कि मशीन से प्लांटिंग करते हो या फेंक के करते हो, तो उसका वृद्धि विकास एक साइड पे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेग्नेंट वाटर में यानी कि पानी के अंदर जब पौध डायरेक्ट प्लांटिंग कर रहे हो, तो उसी दिन पे प्लांटिंग के समय पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया करनी है कि जैसे पौधशाला से, नर्सरी से आप जब पौधों को लेके आते हो, आपको ऊपर से मतलब पौधा इतना लंबा है यानी कि 1 सवा फुट का लंबा होता है, तो उसमें से आपको 1/3 पार्ट ऊपर का 1/3 हिस्सा काट देना है। अभी इससे क्या होगा कि ज़्यादातर स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक जो होता है वो नर्सरी से इधर आता है। नर्सरी में उसके अंडे होते हैं। नर्सरी में जो उसका पतंग होता है, कीड़ा होता है, वो अंडे दे देता है और अंडे देने का जगह है ऊपर का 1/3 हिस्सा। तो वहाँ पे अंडे होते हैं, उसको आप काट के ज़मीन में डाल दो। मतलब आप चल रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, वहीं पे डाल के उस पे पैर रख दो। तो वो पार्ट जो है ऊपर का 1/3 हिस्सा, वो ज़मीन में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा और उसके अंडे भी नष्ट हो जाएँगे। तो पहला जो पेस्ट मैनेजमेंट है, कीड़े का नियंत्रण है, वो पहले से ही हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने जैसी कि प्लांटिंग के समय ऊपर का 1/3 हिस्सा काट के ज़मीन में गाड़ दो। फिर आप एक-एक करके प्लांटिंग करो। तो ये प्लांटिंग का प्रोसेस खत्म होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। किसान भाइयों, ये जो पौधरोपण की प्रक्रिया खत्म होते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, वो है खरपतवार का नियंत्रण। पानी तो बहुत होता है, आपने खाद डाला है, तो उसका वृद्धि विकास जल्दी से होने से धान का विकास अच्छी तरह से होता नहीं है। तो आपको क्या करना है उसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी पद्धति बताता हूँ। प्लांटिंग मतलब रोपण करने से तुरंत बाद 0 से मतलब उसी दिन से लेके 3 दिन के अंदर-अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर-अंदर आपको वीडलिफ्ट नाम की खरपतवार नाशी का उपयोग करना है, जिसका माप है 700 मिली प्रति एकड़। आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना है। अभी खरपतवार आए नहीं है, खरपतवार आने से पहले पौधरोपण वाली खेत में ही करना है, बीज वाली में नहीं करना है। जो खरपतवार के बीज है, अंकुरण होके बाहर आएँगे, वो आएँगे ही नहीं, उसको ही मार देगी। वीडलिप इतनी अच्छी दवाई है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने बोला वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो ये प्रक्रिया आप करते हो पौधरोपण वाली में, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मानो कि आपने ये प्रक्रिया नहीं किया है, या तो ये करने के बाद बारिश गिर जाती है, या तो पानी टिकता नहीं, पानी कहीं से लीकेज होके ड्रेन हो गया है, खेत से बाहर निकल गया है, तो आपको परिणाम 50-50 भी मिल सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नया सॉल्यूशन उसका लेके आए हैं। ये जो सॉल्यूशन है आप बिजाई वाली में मतलब बीज के द्वारा जो बुआई करते हो, उसमें भी चलेगा। यानी कि प्लांटिंग के थोड़े दिनों के बाद यानी 7-8 दिन के बाद जब खरपतवार जो होता है, वो खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था में हो, तब ये प्रक्रिया करनी है। उसमें क्या होता है कि एक ओमनीस्टार करके दवाई है, जिसको 100 मिली लेना है और एक एगमिक्स करके दवाई है, जिसको आपको 8 ग्राम लेना है। दोनों का साथ में घोल बना के 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाना है। जो अंकुरित हुए खरपतवार के घास जो होते हैं, उसके ऊपर आपको छिड़काव करना है। ये करने से क्या होगा, सभी खरपतवार उसी समय पे नष्ट हो जाएँगे। अंकुरित हुए हैं वो। यानी कि अभी मैंने 2 प्रक्रिया बताई। एक रोपण वाली धान में 0 से 3 दिन में आपको करना है वो। अगर वो कहीं से फेल हो जाता है, तो आपको 7-8 दिन के बाद दूसरा एक मौका मिलता है, जो आप 20-25 दिन तक कर सकते हो। लेकिन उसमें ख़्याल ये रखना है कि दवाई 2 है और आपको उसका मेज़रमेंट कंप्लीटली करना है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि खरपतवार 2 से 3 लीफ की अवस्था में ही होने चाहिए, तो ही अच्छी तरह से नियंत्रण आएगा। अभी ये प्रक्रिया करते हो, तो धान जो है, वो बहुत अच्छी तरह से वृद्धि विकास के लिए तैयार हो जाएगा। आपने खाद तो डाल के ही रखा है, ज़मीन की तैयारी भरपूर अच्छी मात्रा में की है, आपकी वैरायटी बहुत अच्छी है और तीसरा आपने खरपतवार का नियंत्रण कर दिया,
तो ये स्टेज हम क्रॉस कर जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से वृद्धि विकास शुरू हो जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि धान का वृद्धि विकास हो रहा है। तो धान का वृद्धि विकास कैसे होगा? पहले पौधा जो आपने प्लांटिंग किया है वो थोड़ा बढ़ेगा, उसका ग्रोथ होगा और उसके बाद में उसका फुटान शुरू होगा। वो अवस्था में आपके खेत में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? आपने खरपतवार का तो नियंत्रण कर लिया है, तो वो तो नहीं आने वाले। आपने जिंक डाल दिया है, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन इस समय में आप सोचो कि ये मई एंड और जून महीने में आपने किया होगा। बारिश या तो आना शुरू हो गया होगा, या तो भरपूर मात्रा में आई होगी, या तो अभी बारिश की आप राह देख रहे होंगे। लेकिन वृद्धि विकास शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर कोई किसान थोड़ा लेट प्लांटिंग करता है, यानी कि जून में प्लांटिंग करता है, तो 100% बारिश आ चुकी होगी। तो बारिश आने के जो वातावरण बनता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो जलवायु में आर्द्रता यानी कि नमी ज़्यादा होती है और पानी भी आपका भरा हुआ है, वृद्धि विकास हो रहा है, टिलरिंग फेज़ आया नहीं है अभी। तो ऐसी अवस्था लगभग-लगभग 20 दिनों के आसपास में आती है। इस अवस्था में आपके धान में एक तो 1 या 2 तरह के डिसीज़ यानी रोग लग सकते हैं, या तो जो भूरा फुदका या तो सफ़ेद फुदका वगैरह लगने की संभावना है। तो आपको इस समय पे अगर ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो 20 से 25 दिनों के आसपास में आपको मैं 2 ट्रीटमेंट का सजेशन देता हूँ। एक ट्रीटमेंट ऐसी है कि जो आपको सिर्फ़ ज़मीन में डालना है। तो इस समय पे आप एलियोस नाम की दवाई, जो आप कोई भी खाद के साथ, उर्वरक के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। तो एलियोस दवाई से क्या होता है कि उसमें अगर आपको चूसक तरह के कीट आते हैं तो भी नियंत्रण होने की संभावना रहती है, और ऊपर से जो इल्ली आती है, पत्ती मोड़ इल्ली होती है, तना छेदक होता है, वो कहीं से भी आया तो उसका भी नियंत्रण होने की संभावना रहती है, और जो ज़मीन में डाला है, वो दवाई का परिणाम आपको लंबे अरसे तक मिलता है। यानी कि 15-20 दिन, 25 दिन तक भी मिलता है। तो आपको उसी दौरान आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये 20 से 30 दिनों के बीच में आपको एक फर्टिलाइज़र का मतलब ग्रोथ के लिए और फुटान के लिए एक डोज़ देना अति आवश्यक होता है। अभी दवाई के बारे में तो मैंने बताया, कीटों के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन एक रोग है, जो रोग शीथ ब्लाइट की शुरुआत उस टाइम पे होती है, या तो कहीं-कहीं पे ब्लास्ट नाम का जो रोग होता है, पत्ती धब्बे आते हैं, जहाँ पे जैसे ब्लास्ट किया हो और जैसे सिम्पटम्स आते हैं वैसे सिम्पटम्स आते हैं, जिसमें पत्तों के ऊपर धब्बे गिरते हैं, धब्बे का जो बाहर का कोर है, किनारी है, वो किनारी जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की, और अंदर थोड़ा सूखा जैसा हो जाता है। इसको आप ब्लास्ट डिसीज़ बोल सकते हो। तो ये रोग आने की संभावना रहती है। तो ये रोग के लिए आप कोई भी फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हो, बहुत सारी फंजीसाइड अवेलेबल है, लेकिन अगर आए तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। दूसरा, कीट रोग आए या ना आए, आपको वृद्धि विकास के लिए एक फर्टिलाइज़र डालना अति आवश्यक है। यहाँ पे किसान भाई क्या करते हैं कि यहाँ पे किसान भाई ज़्यादातर यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसके साथ सल्फ़र वगैरह डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ, आपको महँगा पड़ेगा। यानी कि यूरिया है आपको लगभग 260, 270 से 300 रुपये की बैग आएगी, और एमोनियम सल्फेट है वो बहुत महँगी बैग आती है। लेकिन आपको एमोनियम सल्फेट ही डालना है, चाहे आप 20-25 किलो डालो, लेकिन आपको एमोनियम सल्फेट ही डालना है। क्यों? रासायनिक शास्त्र के अनुसार नाइट्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं। एक तो एमोनिकल फॉर्म, जो एमोनियम सल्फेट में होता है या तो डीएपी में होता है। दूसरा होता है अमाइड फॉर्म, वो यूरिया में होता है, और तीसरा होता है नाइट्रेट फॉर्म, जो कैल्शियम नाइट्रेट में होता है। तो धान की फसल जो है वो एमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लेती है। ऊपर से ये धीरे-धीरे अवेलेबल होता है। जैसे-जैसे घुलता है वैसे-वैसे अवेलेबल होता है। तो पौधा जो है वो अचानक से हरापन नहीं आएगा। अचानक से हरापन आएगा यूरिया से। अगर यूरिया डालते हैं तो अचानक हरापन आया, तो पूरे गाँव के जो कीट है वो आपके खेत में आएँगे। पूरे गाँव का रोग है वो आपके खेत में आएगा। तो आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, आपको अमोनियम सल्फेट ही प्रयोग करना है। अगर आपको अमोनियम सल्फेट अवेलेबल नहीं है तो पहले से लेके रखें, तो चलेगा। अगर मानो कि बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं उस वक़्त के, आपके पास था भी नहीं और अभी 20-25 दिन का हो गया और आपको डालना ही डालना है, तो यूरिया का प्रयोग अगर करना चाहते हो, तो 1 एकड़ में 15 किलो से यूरिया ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है,
और उसके साथ में मस्ट एंड शुड आपको फर्जियात सल्फर डालना है। सल्फर और यूरिया साथ में डालना है आपको। तो ऐसा करने से कम कीट आएंगे और आपका धान बचा रहेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है फर्टिलाइजर की, उर्वरक की। मैंने बताया 3 चीज़ें। पहली चीज़ बताई कीटों के लिए एलियोस, दूसरा बताया मैंने रोग के लिए, तीसरा बताया उर्वरक का। तो उर्वरक का तो आपको करना ही करना है, उसके साथ आप चाहे तो एलियोस को डाल सकते हो। अगर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, बाद में कीटों का उपद्रव शुरू होता है, तो भी एक रास्ता है जो है सटर का। सटर आप 100 ग्राम प्रति एकड़ कोई रेत के साथ मिला के जमीन में फेंक दो, तो आपके चूसक कीटों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से होगा। थोड़े बहुत दूसरे कीटों का भी नियंत्रण होता है, तो फुदके वगैरह को नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से वो काबू में ले लेगा। किसान भाइयों, अभी तक हमने जो बात की है वो बात बिजाई के टाइम से लेके वृद्धि विकास की अवस्था तक की बात की है। अभी जो मैंने आपको बताया वो दवाई, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और उर्वरक प्रबंधन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आगे बढ़िए, बहुत अच्छा उत्पादन लीजिए। इसमें अभी आपका मानो कि धान का फसल मानो कि 30-35 दिन का हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक और टिप देने जा रहा हूँ। आपका खेत बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इस समय पे आपको एक एग्रोनॉमी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। शायद लेबर का खर्चा आपको लगेगा, मजदूर का खर्चा लगेगा, लेकिन इस समय पे क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो ऐसे फैलती है, बराबर। तो जो पानी के अंदर धान लगाया गया है स्टेगनेंट वाटर में, बराबर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जड़ों का विकास ऐसे पैरेलली होता है। तो पैरेलली जमीन के पानी के सट से होता है, तो वैसा नहीं करना है, जड़ें अंदर भी जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने खरपतवारनाशी कब डाली थी? बिजाई के समय पे। तो अभी 35 दिनों के आसपास में दूसरी घास निकलना शुरू होती है। ये जो धान की फसल होती है उसमें चौड़ी पत्ती वाले, गोल पत्ती वाले भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं और लंबी पत्ती वाले होती है। तो कहीं ना कहीं से ये जो खरपतवार है वो वापस आते हैं, बाहर के पानी से आते हैं, बारिश के पानी से आते हैं बाहर से। अगर आपने पानी नहीं लिया है तो कुएं का पानी लेते हो तो दूसरी जगह से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उगना शुरू हो गए। तो आपको फिर से एक बार हाथ से नियंत्रण करना है। किसान भाइयों, याद रखिए इस समय पे दवाई का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जड़ें ऐसे फैलती है, तो आपको चल के लाइन टू लाइन चल के आपको घास निकालनी है हाथ से। मजदूर लगेगा, लेकिन उससे क्या होगा, डबल फायदा होगा। आप जैसे चलते हो तो वैसे वहां पे अंदर जड़ें थोड़ी थोड़ी टूटेगी, रूट प्रूनिंग होता है। तो इससे क्या होगा, जड़ें और मजबूती से इस समय पे फैलेगी। और जैसे ही जड़ टूटती है तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि फूटान के लिए तैयारी शुरू होती है। मतलब जैसे ही जड़ टूटती है तो पौधे को ऐसा लगता है कि अभी फूटान ज्यादा करनी चाहिए, तो कुदरती तौर पे फूटान अवस्था में आएगा। तो 30-35 दिनों में ये प्रक्रिया करते हो तो जो आपकी फूटान 40-45-50 दिनों में आने वाली है, तो पूर्णतया फूटान शुरू हो जाएगी। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मजदूरी का खर्चा है, लेकिन आपका घास नियंत्रण हो जाता है, फूटान ज्यादा आती है, और तो और पोषक तत्व लेने के लिए जड़ें जो होती है वो ज्यादा अंदर तक जाती है और पौधा बहुत अच्छी तरह से खिल उठता है। वृद्धि विकास और फूटान बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो ये प्रक्रिया है। यहाँ पे हम फूटान तक की अवस्था का बात किया मैंने। हाँ। तो किसान भाइयों, ये प्रक्रिया आप करो तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद तुषार सर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि धान की फसल में बेसल डोज पौधरोपण हमें कैसे करना है, खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए किस दवाई का प्रयोग करना है, वृद्धि विकास की अवस्था से फूटान की अवस्था में क्या क्या समस्या आती है, और उन सारी समस्याओं का हल हमें तुषार सर ने बताया। इसके अगले भाग में हम धान की फसल की बाली की अवस्था से उत्पादन तक सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, ये वीडियो